हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में, जहां पर हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के एक लोकेशन के बारे में बात की जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैप। और कल हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे उसमें से कुछ रैपिड 5 क्वेश्चंस का हम लोग रिविजन करेंगे। सो अनअकैडमी, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, इट इज दी इंडियाज नंबर 1 ई प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आप लोग के लिए अवेलेबल रहती है, जो कि फ्री प्लस सब्सक्राइब्ड जो कोर्सेज हैं वो सभी आप लोगों के लिए फॉर्म किए गए हैं अनअकैडमी पर। डेली बेसिस पे अगर आपका कुछ डाउट सेशन है या रादर कुछ मतलब आप घर से ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब्ड जो क्लासेस हैं वो अटेंड करना चाहते हैं, तो दैट यू कैन डू थ्रू अनअकैडमी। आपके टेस्ट के प्रेपरेशन को, आपके एग्जाम के प्रेपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है अनअकैडमी के द्वारा, जहां पर उसका जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है टॉपर्स के थ्रू। ठीक है, पीएससी के जितने भी टॉपर्स रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, तो वो आपके पूरे पेपर्स का इवैल्यूएशन करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं या कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पोर्शन है जिसमें आपको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो अनअकैडमी का अगर आप जो चैनल है अगर आप वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है, कब कौन सा टेस्ट जो है वो लॉन्च होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसके लिए रजिस्टर करके अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करती हूँ। एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी के लिए आई एम डेडिकेटेड, जहां पर व्यापम के लिए मैं आप लोगों को इंग्लिश के लिए गाइड करती हूँ, और एमपीपीएससी के अंदर मेंस का जीएस पेपर 3 और पेपर 4 मेरे द्वारा हैंडल किया जा रहा है। मेरे जितने भी कोर्सेज हैं सब प्लस पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो फॉलो करना रहता है। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे अनअकैडमी पे और आप प्लस के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे, तो वहां पर ये एक पेज है जो आपको फ्लैश होगा। और से फॉर एग्जाम्पल आप 12 मंथ्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो वहां पर आप जैसे ही उसको टिक करोगे तो उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जहां पर आपको रेफरल कोड डालना होता है, तो वहां पर आप मेरा रेफरल कोड इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज upadhyay.priyanka9। और इसके थ्रू आपको जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिल जाएगा ऑफ 6,000, लाइक ऑफ 10%। ठीक है, जो 7,000 की फीस है वो यहाँ पर आपको 6,300 अमाउंट में मिल जाएगी, जिससे कि आप पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज अभी खत्म हो चुके हैं, सबकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक, यूट्यूब पे मेरी क्लासेस रहती है रात को 8 बजे। करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। हमारा ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूड रहता है। 2 से हमारा ये सीरीज चालू हुआ है, जो कि अभी कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, सो प्लीज आप लोग इसको डेली बेसिस पे अटेंड करें और अपनी करंट अफेयर्स की जो प्रेपरेशन है उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा कर सकते हो। ठीक, सो आज के डिस्कशन की बात अगर की जाएगी तो 28 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है, मेजर जो 10 क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मध्य प्रदेश का जो एक लोकेशन है उसको डिस्कस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैप, एंड रिवीजन हम लोग करेंगे पिछले दिन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस के। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि रुदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर रुदार आपका एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, एक नया, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, वेंटिलेटर है जो कि डिजाइन किया हुआ है। सो हमें ये बताना है कि इससे रिलेटेड जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो दोनों सही हैं या दोनों में से एक सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि CSIR, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI ने हाल ही में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए रुदार नाम का एक कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है कि रुदार आवश्यक कार्यात्मकता प्रदान करता है जो गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक पर्याप्त श्वसन सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है जहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो कोविड केसेस हैं, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, उनको वहां पर ट्रीट करने के लिए ये एक वेंटिलेटर है जो कि डिजाइन किया गया है। बट जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो किसने इसको इजाद या किसने इसको फॉर्म किया है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूट्स की बात होगी। ठीक है, IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मिलकर एक वेंटिलेटर यहाँ पर डिजाइन किया है जिसका नाम है रुदार, एंड इट इज अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर। ठीक है, मात्र 10,000 रुपए की इसकी जो कॉस्टिंग है वो है। एंड जो लोकल अवेलेबल मटेरियल्स है ना, जो लोकल रिसोर्सेज हैं,
उन्हीं के द्वारा उसको यूज करके जो है इसको विकसित अभी किया गया है। तो मेजरली इसका काम यही रहेगा कि जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में ये हेल्प करेगा और कम कॉस्ट में ये इजीली अवेल किया जा सकता है बाय द हॉस्पिटल्स, बाय द हेल्थ एजेंसीज एंड द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की कि इसकी लागत बहुत कम रहेगी, मात्र 10,000 रुपए में ये जो वेंटिलेटर है ये अवेलेबल रहेगा और लोकल रिसोर्सेज, कहीं से हमें कोई सामान प्रोक्योर नहीं करना है, बट लोकल रिसोर्सेज के बेसिस पे ही इसको जो है वो बनाया गया है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं रुदार नाम का ये वेंटिलेटर जो कि डिजाइन किया गया है अभी मेजरली 3 इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि देवानंद कोवर को हाल ही में निधन हो गया है, तो वह कौन कौन से यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उनके गवर्नर रह चुके हैं? बिहार और त्रिपुरा, असम और महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार और त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, जहां पर जो देवानंद कोवर हैं वो वहां के गवर्नर्स रह चुके हैं। ठीक है, सो कांग्रेस लीडर रहे हैं ये, ठीक है, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ है। कुछ इनके मेडिकल रीजंस की वजह से इनकी हेल्थ जो है वो काफी टाइम से खराब थी, जिसकी वजह से गुवाहाटी में जो इनका घर है वहां पर इनका निधन हो गया है। ही वॉज 86 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो बिहार के ये जो है राज्यपाल रहे हैं 2009 से 2013 के बीच। त्रिपुरा के ये गवर्नर रहे हैं 2013 से 2014 के बीच, और इसके अलावा उन्होंने एज अ गवर्नर यहाँ पर काम किया है इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम 2019 टू 2010। कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया था 1955 में एज अ स्टूडेंट लीडर, और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बने थे ये असम गवर्नमेंट के, जिसको हेड किया गया था हितेश्वर सैकिया के द्वारा एंड लेटर बाय तरुण गोगोई। ठीक है, तो मेजरली बिहार और त्रिपुरा ये 2 स्टेट्स हैं जहाँ के ये गवर्नर रहे हैं। ठीक है, सो ही इज मिस्टर देवानंद कोवर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नए स्कूल शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? कीर्ति जोशी, रवि मित्तल, अनीता करवाल या फिर संजीव रंजन? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अनीता करवाल। ठीक है, इनको अभी अपॉइंट किया हुआ है एज द न्यू स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक, सो यहाँ पर ये जो उनका अपॉइंटमेंट किया गया था दैट वाज डन बाय अ कमिटी जो हेड करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के द्वारा जो है इस कमेटी के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। तो गुजरात कैडर की ये 1988 बैच की हैं मिसेस करवाल, जो कि रिप्लेस करेंगी किसको? अमित खरे जी को। ये पहले सेक्रेटरी थे और अभी जो है हाई एजुकेशन सेक्रेटरी अब रहेंगी मिसेस करवाल। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू कि मिसेस करवाल की अगर हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स से अपना एमए किया हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और बहुत सारे जो स्कूल एजुकेशन फील्ड्स हैं वहां पर उन्होंने अपने जो वर्क्स हैं, ठीक है, जो अपने उल्लेखनीय जो कार्य हैं, काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किए हुए हैं स्कूल इंडस्ट्री या आपके स्कूल एजुकेशन की फील्ड में। ठीक, तो यहाँ पर इनको चेयरमैन भी बनाया गया था सीबीएसई का ऑन 31 अगस्त 2017। ठीक, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी ये रही हैं गुजरात इलेक्शंस के टाइम पे इन 2014। ठीक है, तो यहाँ पर मिसेस करनाल की हमने बात की। इनके अलावा जो और मेजर अभी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में एज सेक्रेटरीज, उनकी यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सुदन, ठीक है, उनको उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। अमित खरे को सूचना देंगी व प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तरुण बजाज जी जो है आर्थिक मामले के विभाग में सचिव बने हैं। रवि मित्तल खेल सचिव बने हैं। नागेंद्र नाथ सिन्हा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव। अरविंद कुमार शर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव। लीना नंदन उपभोक्ता मामलों के सचिव। सुधांशु पांडे खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव। संजीव रंजन शिपिंग सचिव। अरामनी गिरिधर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने हैं। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में। प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय। तरुण कपूर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। राजेश वर्मा कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय में सचिव बने हैं। आनंद कुमार जी संस्कृति सचिव। इंदु शेखर चतुर्वेदी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। राम मोहन मिश्रा सचिव अनुसूचित जाति आयोग। राजेश कुमार चतुर्वेदी जो है रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के बने हैं सचिव, और अजय तिर्की जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव अभी नियुक्त हुए हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स या रादर हम अपॉइंटमेंट्स बोल सकते हैं इन द
सेक्रेटरी रोल। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, ये आप लोग प्लीज एक बार ध्यान से वापस से पढ़ें। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लेह नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है? JSW एनर्जी लिमिटेड, NTPC, CIL या फिर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा NTPC। NTPC ने अभी जो पर्यावरण है उसको ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन ना हो या फिर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो थ्रेट है वो ना हो, इसके कारण अभी ये हाइड्रोजन लेड जो कार्स हैं और जो बसेस हैं उसको अभी बनाना यहाँ पर चालू किया है। ठीक है, जहाँ पर पर्यावरण या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो व्हीकल मोड कहलाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ठीक है, ये पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में जो कि ग्रीन एनर्जी यानी कि एक पर्यावरण के प्रति एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा इसके लॉन्चिंग से। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि इसकी मदद से मतलब इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे हार्मफुल गैसेस या जो व्हीकल फ्यूल कंबशन से जितनी भी गैसेस का रिलीज होता है वो अब नहीं होगा अगर हम लोग इस हाइड्रोजन लेड व्हीकल्स का यूज करते हैं तो। ठीक, NTPC के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, जो ओनर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज NTPC। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सो द वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ ये मनाया जाता है अप्रैल 28 को, 28 अप्रैल को हम ये मनाते हैं। ठीक है, अब इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि वर्क एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वहां पर लोगों के साथ में या मतलब लोग जो है वो कभी कभी बीमार हो जाते हैं या अदर कुछ जो एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के साथ में इन इंडस्ट्रीज या किसी भी वर्क एरिया में, उससे रिलेटेड अवेयरनेस यहाँ पर दी जाती है लोगों को और उसी दिन को उसी अवेयरनेस डे को ऑब्जर्व कर किया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ के मदद से या फिर उसके नाम से। ठीक है, तो WHO द्वारा ये रिलीज किया गया था कैंपेन, जहां पर जो सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न्स जो कर्मचारियों के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर इन लोगों ने कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फ्लोट की हुई हैं कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी भी ऑफिस में काम कर रहा है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने हेल्थ को लेकर वो लोग कैसे कॉशियस रह सकते हैं, वो पूरे गाइडलाइंस यहाँ पर दिए गए हैं WHO के द्वारा। ठीक है, अब ये जो दिन मनाना चालू किया गया था, ये दिन मनाना चालू किया गया है 2003 से, जो कि अनाउंस किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, जो कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में उनको कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ता है, सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ फैक्टर्स, ये सारी चीजों से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो इस दिन दी जाती है टू ऑल द पीपल। ठीक है, सो द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ मेनली ये क्या प्रमोट करता है? प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजीजेस एट द वर्क प्लेस। ठीक है, कोई भी तरीके का जो बीमारी है या कोई भी तरीके का जो एक्सीडेंट है वो ना हो, क्या क्या मेजर्स फॉलो किए जा सकते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए ये जो दिन है वो मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ठीक है, चलिए, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया GW190412 क्या है? क्या यह असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल का विलय है, या कोई नए गेहूं की किस्म है, या कोई नया उन्नत रॉकेट है, या फिर कोई वैक्सीन है यानी कि टीका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इवेंट ऑफ टू ब्लैक होल्स ऑफ अनइक्वल मासेस कोअलिसिंग। ठीक है, दो बड़े बड़े जो ब्लैक होल्स हैं उनका यहाँ पर एक मिश्रण या जो एक कोअलिशन है वो यहाँ पर देखा गया है इस लेबोरेटरी के द्वारा। ठीक है, जो लेजर इंफ्रारोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी है, उन्होंने ये मर्जर देखा है दो ब्लैक होल्स का जिनका जो साइज है वो दोनों बहुत अलग अलग है और इनके कोलिजन को जो नाम है वो दिया गया है GW190412। ठीक है, तो 5 साल पहले यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में देखा गया था और अब उसके बाद में पहली बार ये डिटेक्शन अभी सामने आया है जहां पर दो बड़े बड़े जो होल्स हैं, ठीक है, जहां पर एक होल का जो साइज है वो बिल्कुल जो सूरज के ऑलमोस्ट मतलब 30 टाइम्स ज्यादा वो बड़ा होल है और एक होल जो है दूसरा वाला ब्लैक होल दैट इज 8 टाइम्स द सोलार मास। ठीक है, तो इन दोनों का मर्जर जो है उसको नाम दिया हुआ है GW190412। ठीक है, सो दिस इज द मर्जर ऑफ द टू ब्लैक होल्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने विलोकना नाम का एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्दार्थ खोज इंजन विकसित किया है? IIT दिल्ली, IIT केरल, IITM केरल, IIT बॉम्बे या फिर नेशनल इनोवेशन काउंसिल? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा IITM केरल।
ठीक है, केरला का जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने विलोकना नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्दार्थ है जो वो खोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी करने के लिए कि कैसे हम लोग कोविड-19 के लिए कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये जो एक सर्च इंजन है यहाँ पर अभी चालू की गई है जिसका नाम है विलोकना। ठीक है, तो ये जो सर्च इंजन है इसको एक टीम के द्वारा डेवलप किया गया है, जहां पर जो लीड कर रहे हैं उसको उनका नाम है मिस्टर एपी जेम्स, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम्स, ये एक इंस्टीट्यूशन दैट इज आईआईटीएम केरला, वहां के ये प्रोफेसर हैं जिन्होंने पूरी एक टीम खड़ी करके इस सर्च इंजन का जो इजाद है वो किया हुआ है कि किस तरीके से साइंटिफिक मोड से हम लोग कोविड से बच सकते हैं या उसके खिलाफ जो नए मेजर्स हैं वो बनाया जा सकता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपराध के लिए कोड़े लगाने की सजा को बंद किया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरब में जो अभी ये एक अपराध किया जाता था कोड़े मारने का, वो यहाँ पर अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सुधार है यह शारीरिक दंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप राज्य को लाने के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये आयोग कहता है कि 18 साल से जो कम उम्र में किए जाने वाले अपराध हैं, नाबालिगों की को जो मौत की सजा है वो नहीं दी जा सकती है। दिस इज अ न्यू अमेंडमेंट दैट हैज बीन डन इन द सऊदी अरेबिया फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर जो एक और अन्य फैसले में न्यायाधीशों को कोड़े लगाने की सजा देने का जो चलन है वो खत्म कर इसके बजाय कैद की सजा, कोई भी जुर्माना या सामुदायिक सेवा का प्रावधान करने का यहाँ पर आदेश जो है वो दिया हुआ है। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारे मानवाधिकार का हनन जो किया है वो किया जाता है, ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। तो यही जारी निर्देश को किंग सलमान और उनके जो बेटे हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी ओर से ये मानवाधिकार सुधारों को एक विस्तार देने के लिए उठाया गया कदम है, दैट इज इन सऊदी अरेबिया। ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सरकार कोरोना रोगियों के उपचार के दौरान मानसिक तनाव को कम करने के लिए आनंद संस्थान का उपयोग में लाएगी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है जहां पर वो लोग कोरोना रोगियों को मानसिक तनाव से थोड़ा उनको कम करने के लिए या उनको थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये पहल ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो आनंद संस्थान है उसका यहाँ पर उपयोग किया जाएगा कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान। तो यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक हल्का फुल्का, हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है या थोड़ा सा लाइट मोमेंट क्रिएट करने के लिए सारे पेशेंट्स के लिए यहाँ पर ये हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। और शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो है इंस्ट्रक्शंस पूरे दिए जा रहे हैं कि जो राज्य आनंद संस्थान है उसको इम्प्लीमेंट करना है सारे हॉस्पिटल्स में, और जहाँ पे भी कोविड-19 के पेशेंट्स एडमिट हैं वहां पर ये पूरा जो कामकाज है इस संस्थान के द्वारा वो किया जाना चाहिए। ठीक, सो यहाँ पर जो म्यूजिक है, फिल्म की स्क्रीनिंग है, कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं वो किए जाएंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑल द कोविड-19 हॉस्पिटल्स। जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहां पर भी ये सारा जो एंटरटेनमेंट मोड है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, और इवन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो हमारे पुलिसमैन काम कर रहे हैं, जो म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए भी ये एक कम्युनिकेशन या रादर एक एंटरटेनमेंट मोड है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि अभी लिया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो राज्य आनंद संस्थान है ये 2016 में चालू हुआ था, बट कांग्रेस सरकार आने के बाद में इसको बंद कर दिया गया था, जो कि अभी वापस से रिवाइव हुआ है लोगों को एंटरटेनमेंट या फिर कोविड-19 पेशेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है हम कह सकते हैं कि कंफर्ट मोड में लाने के लिए। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा यहाँ पर की है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की जो विशेष तरलता की सुविधा है वो आरबीआई के द्वारा अभी की गई है। ठीक है, जहां पर अभी जो आरबीआई है वो पैसे जो है वो लेंड करेंगे सारे दूसरे बैंक्स को एक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ में, ताकि मनी का जो फ्लो है मार्केट में वो चालू हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये 11 मई तक रहेगी, जहां पर जितना भी जो रिलीज है अमाउंट का, ठीक है, वो निकाला जा सकता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, यानी कि जो लिक्विडिटी पार्ट है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वो यहाँ पर एंजॉय किया जा पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अभी ये क्यों डिसीजन लिया गया है, जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है,
ठीक है, ये एक यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस है जिन्होंने अभी 6 अपने ऋण नीति को बंद कर दिया है और इससे म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर है। ठीक है, और इसीलिए सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर फैसला लिया है कि वो जो रिलीज है पैसे का इन वेरी वेरी लाइक लो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट्स वो बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, चलेगा। आगे हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड, हम सभी लोगों को पता है कि एक पूल मनी रहता है जहां पर पब्लिक का जो पैसा है वो एक पूल मनी में जाता है एंड उससे दे कैन गेट दैट इंटरेस्ट। अलग अलग जो सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिस पर उनको एक जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो जनरेट होती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसका गठन जो है वो 1935 में किया गया था और जो गवर्नर है यहाँ के वो है शक्तिकांत दास। नाउ एमपी जीके के इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये एक मैप का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, जहां पर ये इस लोकेशन से रिलेटेड 3 हिंट आपके पास में दी गई थी कि यह एक ऐतिहासिक स्थल है, यह चंदन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर श्री राम एवं बालाजी के विशाल मंदिर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है राम पयाली। ठीक है, राम पयाली है इस जगह का नाम, जो कि कहाँ पर है बेसिकली, ये आपका स्थित है बेसिकली बालाघाट में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, जहां पर बहुत पुराने मंदिर, मतलब ऑलमोस्ट 600 साल पुराने आपको जो मंदिर है राम जी के वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जब वनवास में थे राम जी तो उन्होंने यहाँ पर आकर अपना जो पूरा मतलब रहे थे वो 14 वर्ष तक यहाँ पर राम पयाली में, और इसी पर उनका जो नाम, मतलब इस जगह का जो नाम है वो उन्हीं के कारण पड़ा हुआ है। ठीक है, सो 600 साल यहाँ पर पुराना मंदिर है। कार्तिक मेला यहाँ पर बहुत फेमस है, जो कि नवंबर से दिसंबर के महीने के बीच में यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर जो मूर्तियां देखने को मिलती है राम भगवान की, वो ऐसे वेश में रहती है जहाँ पर भगवान जो है एक मतलब हम कह सकते हैं कि किसान के रूप में, या एक हम कहते हैं ना कि फॉरेस्ट ड्वेलर के रूप में वहां पर उनकी जो मूर्ति है वो देखी जाती है। ठीक है, बिल्कुल मतलब एक जनरल सा आपको जो है एक रूप उनका नजर आएगा उन मूर्तियों में, जहाँ पर जैसे जो हम लोग नॉर्मल रहते हैं या किसान लोग जैसा अपना अटायर रखते हैं वैसा जो है उसका मूर्ति का पूरा फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, सो ये उस जगह का नाम है, दैट इज राम पयाली, जो कि कहाँ पर है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। चलिएगा, कल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य की एक पहल है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा अभी ये एक जीवन शक्ति योजना चालू की गई है, जहां पर जितनी भी शहरी इलाके की महिलाएं हैं उनको कॉटन मास्क बनाने का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ठीक है, कोविड के चलते उन लोगों को परेशानी ना हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम की कमी ना हो, इस वजह से ये जीवन शक्ति योजना अभी बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पर मास्क बनाने का इनको प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाएगा। एक बार में उनको 200 मास्क बनाने हैं और ये जो मास्क है 11 रुपए प्रति नग के हिसाब से सरकार को बेचा जाएगा या फिर सरकार उसको खरीदेगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि किसे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जो विजिलेंस कमिश्नर अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है संजय कोठारी। ठीक है, संजय कोठारी जी अभी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में यहाँ पर उनकी नियुक्ति की गई है, जहां पर ये 2021 साल तक, सॉरी 2021 है, वहां पर जून मंथ तक इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य में धन्वंतरी योजना अभी चालू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक, यहाँ पर जो मेडिसिन हैं, जो मेडिसिन लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो वो उनके घर तक पहुंच पाए, घर पहुंच सेवा दवाइयों की उनके घर तक की जा सके, इस वजह से ये धन्वंतरी योजना यहाँ पर चालू की गई है, जो कि है असम में। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूरी कंट्री का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर अभी वर्चुअल कोर्ट है ना, जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो केसेस है उसकी सुनवाई की जाएगी, एंड धीरे धीरे करके ये अलग स्टेट्स में भी अभी इंप्लीमेंट होने लगेगा। किस संस्थान ने एक हर्बल डीकंजेस्टेंट स्प्रे विकसित किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने मिलकर ये एक हर्बल डी कंजेस्टेंट जो है वो चालू किया है, जहां पर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स मास्क पहनते हैं, ठीक है, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, जो मतलब रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स होने लगती है, और जो आपका हम कह सकते हैं कि म्यूकस जनरेशन है वो नाक में और आपके पूरे ट्रैक्ट में होने लगता है हेल्थ एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स के। तो इस स्प्रे के थ्रू जो पूरा क्लियरेंस है वो हो जाएगा, म्यूकस का जो क्लियरेंस है वो हो जाएगा, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम या जो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी।
ठीक है, तो CSIR के द्वारा ये अभी रिलीज किया गया है, एक हर्बल डीकंजेस्टेंट स्प्रे विच इज फॉर द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ एक्सपर्ट्स। ठीक, चलिएगा गाइस, सो ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस ज़रूर दें, ठीक है, कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या हम लोग एडिशन कर सकते हैं सेशन में, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज लेवल और बढ़ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।